हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिसंबर का असाइनमेंट आ गया है और मैं आ गई हूँ आप लोगों को क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर्स बताने। जी हाँ, और ये मैं आपको बता दूँ कि ये एकदम सही है। मैंने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्वामीनाथन रिएक्टेड एज बीइंग डेफ टू द क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वाज पुटिंग टू हिम। यानी कि जो स्वामीनाथन था वो डेफ क्यों बना हुआ था, यानी कि वो बहरे जैसा क्यों रिएक्ट कर रहा था कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। तो स्वामीनाथन को क्वेश्चन सुना ही नहीं जा रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा उसने रिएक्ट किया हेडमास्टर के क्वेश्चन पूछने पर। तो ऐसा क्यों किया उसने? तो इसका आंसर है, स्वामीनाथन वॉज डेफ टू द क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम बिकॉज वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डेफ यानी होता है बहरा। तो वो डेफ जैसा इसलिए प्रिटेंड कर रहा था खुद को कि जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। ही टोल्ड स्टैमरिंगली, यानी कि वो हकला के बोलने लगा, मतलब कि जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आया और उसने हकला के बोलने लगा दैट ही कुडंट कम टू स्कूल। वो स्कूल नहीं आ सका था, यानी कि वो स्कूल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो हड़बड़ा रहा था और बहुत ही हकला के बात कर रहा था। एंड कंटिन्यूसली स्टेयरिंग टू द हेडमास्टर, और लगातार हेडमास्टर को स्टेयर कर रहा था, यानी कि घूर घूर के देख रहा था। और उससे ये समझ आ रहा था कि स्वामीनाथन को जैसे कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, जैसे कि वो बहरा हो चुका है। इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया क्योंकि वो स्कूल नहीं आया था और उसको डांट पड़ रही थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड इन क्लास। यानी कि जब हेडमास्टर क्लासरूम के अंदर आए तो उसे उनका मूड कैसा था। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है वो ब्लर दिख रहा होगा तो आप लोग अपने वीडियो स्क्रीन में HD क्वालिटी में देखिएगा। इसको ऊपर देखिएगा, आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, 3 बिंदी दिख रही होगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना राइट साइड में ऊपर, तो आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। तो वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन में आप क्लिक करके उसको 480p पे देखिएगा। 480p पे देखेंगे ना तो आपको 480 या 320p पे देखेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए, ये था आपको ब्लर वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जब हेडमास्टर क्लासरूम में एंटर किए तो उनका मूड कैसा था। व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास, जब हेडमास्टर क्लासरूम में एंटर किए यानी क्लासरूम में प्रवेश किए, ही वॉज स्लाइटली फ्लस्ड, यानी कि वो थोड़े से उनका जो चेहरा था वो बहुत ही गुस्से से लाल था। एंड अ हार्ड ऑमनियस लुक इन हिज आईज, और उनके आंखों में अजीब सा एक लुक था। ऑमनियस लुक मतलब होता है एक अपशकुन वाली जो लुक होती है ना, जैसे जो कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, जैसे ऐसा होता है ना, ऐसी लुक थी। और वो गुस्से में भी थे। तो इस तरीके से उनका जो मूड था वैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस आपके अबाउट मी वाले लेसन से पूछे गए हैं। ठीक है, अबाउट मी एक पोयम है तो उस लेसन से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएट वांट्स टू बी जज्ड बाय रेडी स्टॉक ऑफ डैश। पोएट जो थे उसमें जो लेखक है वो जज, यानी कि उनको जज किया जाए, यानी कि उनका आकलन किया जाए। किस तरीके से आकलन किया जाए, वो कैसे चाहते थे। तो जो उनके पास स्टॉक है, यानी कि उनके पास जो भरमार है, किस चीज़ का भरमार है, कंपैशन और केयर का, यानी कि उनके अंदर जो दूसरे लोगों के प्रति सहानुभूति और प्यार है, और दूसरे लोगों के प्रति जो केयर है, यानी कि जो दूसरों की चिंता करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, ये सब जो स्टॉक उनके अंदर भरा पड़ा है, इससे किसी का भी आकलन होना चाहिए। मतलब पोएट का यानी कि लेखक का आकलन इस चीज़ से होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय द
नेम्स दे आर, जो स्पीकर को यानी कि लेखक को इसमें लोग बुलाते हैं, दो नाम से बुलाते हैं, वो दो नाम कौन से हैं? पहला नाम तो है हे यू और दूसरा नाम है व्हाट्स योर नेम, यानी कि कोई भी उनको जब बुलाता था कैसे करके बुलाता था? हे यू ऐसे करके बुलाता था। और दूसरा किस तरीके से बुलाता था? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरीके से बुलाते थे। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, पोएट वांट्स लिटिल नोटिस टू वर्ड्स हिम, दीज इन द पोयम डैश वर्ड इज यूज फॉर नोटिस। अब पोयम में पोएट जो है यानी लेखक जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सबका, तो जो ध्यान आकर्षित करने वाला जो वर्ड है वो वर्ड किस वर्ड को लिखा गया है पोयम में? ध्यान आकर्षित करने का जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो वो वर्ड है हीड, HEED, हीड। हीड यानी ध्यान, ध्यान देना। तो ध्यान देने वाली बात को स्पेशली इस वर्ड से नोटिस करवाया गया है पोयम में। पोएट बहुत अच्छे तरीके से हीड वर्ड का यूज किए हैं इस पोयम में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बच्चों, अभी YouTube में भरमार आ जाएगी पूरे असाइनमेंट के आंसर्स की, लेकिन मैं ये बताती हूँ बच्चों, आप लोग फट से आंसर मत लिख लीजिएगा, पहले आप लोग सारे लोगों के आंसर्स को मैच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि स्पेशली इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की लेक्चरर हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इसलिए मुझे पता है स्पेशली 10th और 12th इंग्लिश में सब ऐसे ही करते हैं, कुछ भी उठा के आंसर लिख दे रहे हैं, पता भी नहीं होता, बस उनको आंसर डालने से मतलब है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको उससे अच्छा नंबर मिले चाहे ना मिले, आपका नंबर कटेगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपना आंसर डाल देते हैं, एक बार चेक भी नहीं करते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। इनफैक्ट स्पेलिंग भी मिस्टेक्स मैंने देखे हैं बहुत। तो बच्चों बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चाहे आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो, लेकिन आप आंसर्स को पहले अपने बुक से और बहुत लोगों के वीडियो से पहले उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल कॉपी में उसको लिखिएगा और तब जाके सबमिट कीजिएगा। और सबमिशन के लिए आप लोग बहुत जल्दी सबमिट कर देते हो। हर बार ये बोर्ड की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है कि 10 तारीख को ही 10 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है जमा करने का। इस बार देखिए इसलिए लेट से भी आया है, इसलिए लेट से आया ताकि आपके पास भरपूर समय होता है। 10 तारीख तक आपका लास्ट डेट होता है। अगर टीचर आपको जल्दी देने बोलते हैं तो आप दे सकते हैं जल्दी, लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कि आपने नहीं जमा किया, लेकिन हाँ 10 तारीख तक आप जमा कर दीजिए। 10 तारीख के बाद अगर आप जमा करेंगे तो आपका नहीं लिया जाएगा, लेकिन 10 तारीख तक आपके पास इनफ टाइम है। आप तब तक अपने अच्छे से आंसर को चेक करके, अच्छे से पढ़ कर, अच्छे से समझ कर, अच्छे से लिख कर, उसका रिव्यू करके, तुलनात्मक अध्ययन करके, दूसरे आंसर्स को मिला के अच्छे से आंसर लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर कितना सही है, और इसी से आपको नंबर भी मिलते हैं। आप लोग क्या करते हो, फट से आंसर मिला और लिखने लग गए, तो ये गड़बड़ हो जाता है बच्चों। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ही देख के लिखो, आप सारे आंसर्स को चेक कर लो, अच्छे से चेक करके उसके बाद ही लिखो, लेकिन मैं ये गारंटी करती हूँ कि मेरे जो इंग्लिश के आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। मैं एक बार चेक करके ही आंसर को अपलोड करती हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर को ज़रूर, दूसरे वीडियोज़ को भी देखते हो तो उसको आंसर्स को एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूट्यूब में सब ऐसे ही आंसर डाल रहे हैं, उसका जो सही होने का जो पुष्टि है वो कोई नहीं करता, बस आंसर सब डालते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का एक नंबर भी कटे, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा नंबर मिले, इसके लिए ही मेरी ये सारी पहल है। चलो अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स, हमको मॉडल्स को इसमें पुट करना है। ब्रैकेट में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत 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 ईजी है। देखिए, यू डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री के लॉज को फॉलो करना चाहिए, यानी कि ओबे यानी कि मानना चाहिए। अब जो चीज़ करना ही चाहिए उसमें मस्ट आएगा, ठीक है, तो इसमें मस्ट आया। उसके बाद देखिए, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने
एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये तो करना ही चाहिए, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ought to आएगा, है ना। ought to का यानी करना ही करना है। मे का मतलब क्या हो जाता है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इसलिए यहाँ पे ought to आएगा, ठीक है। उसके बाद यू डैश नेवर स्मोक, तुम्हें कभी स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी कि धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आएगा, कभी नहीं करना चाहिए, जब ऐसा हम बोलेंगे तो शुड आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश वुड प्लीज हेल्प मी, डैश यू प्लीज हेल्प मी, यानी कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पे वुड आएगा। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा, तो हम वहाँ पे वुड लगाते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूज टू लगाना है। तो यूज टू हम तब लगाते हैं जब हम कोई काम हमेशा से करते हुए आए हैं या फिर हम बचपन में किया करते थे। तो जब भी हम यूज टू लगाएंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, दे यूज टू वॉक इन अर्ली मॉर्निंग डेली, इन द अर्ली मॉर्निंग डेली, यानी कि वो डेली अर्ली मॉर्निंग में सवेरे सवेरे वॉक पे जाया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे यूज टू आएगा, गो फॉर अ वॉक के गो फॉर अ की जगह यूज टू लगा देंगे हम। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे देख लेते हैं, मैंने पहले भी बोला है, मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी कि नहीं पता, बट मेरे को पता था ये ऐसे कोरोना जो है, कोरोना पे ऐसे आपका 100% आएगा, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ये कोरोना, इसलिए मैंने इसको पहले ही करवा दिया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो कोरोना, ऐसे ऑन कोरोना, कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज कॉजेज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है, यानी कि अंदर इंसान के अंदर जो सांस लेने का जो एक जो क्या बोलना चाहिए इन्फेक्शन है वो फैला देता है, यानी कि संक्रमण फैला देता है। दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस, ये ऐसे वायरस के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे वायरस के फैमिली से इनका नाता है, दैट कैन कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स, जो कि मैमल्स और बर्ड्स में भी डिजीज फैला सकते हैं। मैमल यानी स्तनधारी जीव में और पक्षियों में ये बीमारी फैलती है। दे आर नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द मेडिकल यूनिट, ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम मेडिकल यूनिट की बात करें, यानी कि हमारे चिकित्सा जगत की बात करें, तो वहाँ पे ये कोई नया चीज़ नहीं है। बट नोवेल कोरोना वायरस 2019 इज द न्यू अराइवल ऑफ वायरस इन द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस पहले भी था, लेकिन कोरोना वायरस में जो नोवेल कोरोना वायरस है जो 2019 में आया है, ये एक नए किस्म का वायरस है। नोवेल कोरोना वायरस 2019 यानी कि जिसको नाम दिया गया कोविड-19 वॉज इनिशियली ट्रांसमिटेड फ्रॉम बर्ड्स टू एनिमल, ये बर्ड से एनिमल में आया सबसे पहले। द फर्स्ट ट्रांसमिशन वॉज ऑब्जर्व्ड, पहला ट्रांसमिशन देखा गया। वी कैन से दैट द ओरिजिन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज, जो इसका ओरिजिन था ये कहाँ से हुआ, वुहान शहर से हुआ, चाइना से। दे हार्म द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंसान के श्वसन जो क्रिया जो है उसके जो तंत्र को पूरा तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। एंड द इनिशियल सिम्टम ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज कैन बी डेवलप फ्रॉम 4 to 14 डेज, और जो इसके सिम्टम है, लक्षण है, वो कब दिखाई देते हैं, 4 से 14 दिनों के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। It is proven that the virus is transmitted by the droplet infection and through contact with infected surface। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है थूक के जरिए। जो हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट गिरते हैं, यानी कि हमारे मुंह से जो थूक गिरता है इधर उधर फैलता है, उससे ये फैलता है। और कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस से, यानी कि कोई जगह में अगर पहले से इन्फेक्शन है तो वहां से फैलता है। 42% ऑफ द पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 40। 42% जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर 18 से 40 साल के वर्ष के बीच के ही पाए गए हैं। द डिजीज टेंड टू बी मोर सीवियर इन पीपल विथ क्रोनिक डिजीज, है ना। ये जो डिजीज है ये ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाता है उन लोगों में जिनको पहले से बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम एंड किडनी फेलियर और अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट। जिनका ये सब प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको
डायबिटीज़ है, जिनको बीपी है, तो उन लोगों में ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है उनमें। मैन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़ मोर देन वुमेन, ये आदमियों में ज़्यादा हो रहा है औरतों के मुकाबले। एंड अबाउट 60 to 70% ऑफ मोर्टेलिटी इज सीन अमंग मैन, और 60 से 70% मृत्यु दर पाई गई है आदमियों में। फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सीम टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम, इसमें बुखार आना और सांस का फूलना ही सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या देखी गई है। प्रोटेक्शन, अब इसका हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन मेजर वी कैन फॉलो द पॉइंट्स गिवन बिलो, हम प्रोटेक्शन के लिए ये सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन, यानी कि हमें अकेला हो जाना चाहिए, यानी कि अकेले रूम में हो जाना चाहिए। प्रॉपर पेशेंट केयर, हमको प्रॉपर पेशेंट का केयर करना चाहिए। वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना चाहिए। हैंड हाइजीन, अच्छे से हाथ धोना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए, समाज के लोगों से दूर रहना चाहिए, सामाजिक दूरी अपनानी चाहिए। सरफेस क्लीनिंग, हर जगह को, हर सतह को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, गंदगी को इधर उधर फेंकने की जगह उसको सही से रखना चाहिए, डस्टबिन वगैरह में, कूड़ेदान में। सैनिटाइजेशन, अपने हाथों को, अपने घरों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, यानी कि कीटाणु नाशक स्प्रे से सब जगह को अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम? पर्सनल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, अभी मैंने बताया, मास्क सिलेक्शन, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं अच्छे से, सरफेस क्लीनिंग, प्रोटेक्शन विद मेडिकेशन, हम दवाइयों से भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खा सकते हैं जिसमें हमको अच्छे न्यूट्रिशन मिले, सारे खाने के अच्छे तत्व हमारे बॉडी में अच्छे से चले जाए। एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि आसपास के जो हमारे वातावरण है उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्ड इम्यूनिटी, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाकर, यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाकर। वैक्सीन, वैक्सीन तो कर सकते हैं लेकिन वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहिए। बाय ईटिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना, सेहतमंद खाना खाना चाहिए। दिस इनेबल्स एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन सब से क्या होगा? हमें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एंड हेल्थ पर्सनल कैपेसिटीज़, और हमें अपने अंदर भी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना है, दैट कैन कॉम्बैट द पैंडमिक, जिससे हम इस पैंडमिक से लड़ाई कर सकें। Therefore, every individual members of society are need to act responsibly and support this goal together. इसलिए हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, यानी कि अपने ऊपर ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम इस पूरे महामारी से एक साथ लड़कर जीत कर बाहर आ सकें। आई होप आपको ये पूरा जो अच्छे से समझ में आ गया है असाइनमेंट। आपको ये कहाँ से मिल सकता है ये मैं बता देती हूँ। मेरा जो वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में जाकर आप www.apnakulschool.com करके मेरा वेबसाइट है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के थ्रू डायरेक्ट भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसके PDF को अवेलेबल करवाऊंगी, है ना। तो अगर जो बच्चे अभी तुरंत देख रहे हैं, अगर तुरंत उसमें ना भी मिल पाए, लेकिन कुछ समय बाद उसमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर PDF से जैसे भी लिखना चाहे अच्छे से लिख लीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा चीज़ बोलना चाहती हूँ, 5 जनवरी से मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर लाइव क्लास लेके आने वाली हूँ। सारे सैम्पल पेपर और सारे प्रीवियस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हम मिलकर 90+ स्कोर करेंगे, क्योंकि जीत की तैयारी करनी है और मेरा मिशन ही है 90+ स्कोर करवाने का। तो सारे बच्चे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवाऊंगी। जनवरी 5 से मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मिलकर अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले असाइनमेंट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।